हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडपल्स नर्सिंग एकेडमी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा एमसीक्यू सेशन जो आपका ओरिएंटेड रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। अ नर्स इज एनकरेजिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू कफ एंड ब्रीथ आफ्टर सर्जरी। द नर्स एंश्योर दैट द फॉलोइंग आइटम आर अवेलेबल विद द पेशेंट एंड आर यूज्ड बाय द पेशेंट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें एक नर्स पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को इंक्रेज कर रही है डीप ब्रीथिंग और कफिंग करने के लिए, और नर्स इंश्योर कर रही है कि फॉलोइंग आइटम पेशेंट के पास अवेलेबल होनी चाहिए और पेशेंट के द्वारा यूज की जानी चाहिए। सो इसमें राइट आंसर रहेगा ई ऑप्शन है नेबुलाइजर, बी है एम्बूबैग, सी है अपरेटस, डी है पिलो एंड ई है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी एंड ई, इंसेंटिव स्पायरोमीटर एंड पिलो। फर्स्ट, इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या होता है कि जब भी पेशेंट सर्जरी के बाद आता है तो पेशेंट करता है शैलो ब्रीथ। शैलो ब्रीथ क्यों करता है? शैलो ब्रीथ इसलिए करता है क्योंकि पेशेंट के एक तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है जो सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं। दूसरा, पेशेंट की जो भी इंसिजन साइट है वहाँ पे पेन होता है, और वहाँ पे पेन क्यों होता है? क्योंकि जब भी पेशेंट ब्रीथ करने की ट्राई करेगा इंसिजन साइट मूव होगी, और जब भी इंसिजन साइट मूव होगी तो पेशेंट को पेन होगा, और पेशेंट उस पेन को कम से कम करने के लिए शैलो ब्रीथ करता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कफिंग प्रॉपर नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर स्पुटम का कलेक्शन बढ़ेगा, स्पुटम का कलेक्शन होता रहेगा, पेशेंट का एयरवे क्लियर नहीं रहेगा तो पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क रहेगी, जिसमें सबसे कॉमन है एटिलेक्टेसिस, निबर्मन कोलैप्स ऑफ लंग्स एंड निमोनिया। इन दो कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क रहेगी, और इस रिस्क को प्रिवेंट करने के पेशेंट को बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर के यूज़ के लिए। इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या करवाएगा? डीप ब्रीथिंग करवाएगा और कफिंग कराएगा। कफिंग भी कौन सी? प्रोडक्टिव कफिंग करवाएगा। सो इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पिलो गार्ड। अब पिलो गार्ड क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट जब भी ब्रीथ करने की ट्राई कर रहा उस टाइम पेशेंट को हो रहा है पेन, इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं यूज़ करने का पिलो गार्ड। पिलो गार्ड क्या होता है? ये नॉर्मल पेशेंट है और पेशेंट की ये इंसिजन साइट है तो इंसिजन साइट पे अपन बोलेंगे पेशेंट को कि एक पिलो रख दो, उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग और कफिंग करो। इससे क्या होगा, जो भी ये इंसिजन साइट है ये मूव नहीं होगी, और जब भी इंसिजन साइट मूव नहीं होगी तो पेशेंट आराम से डीप ब्रीथिंग और कफिंग कर पाएगा बिना किसी पेन के द्वारा। सो पिलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सी सक्शन ऑपरेटर। सक्शन ऑपरेटर से एयरवे क्लियर होगा लेकिन पेशेंट खुद यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि पेशेंट के पास अवेलेबल भी होना चाहिए और पेशेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाना चाहिए। सो सक्शन ऑपरेटर्स पेशेंट खुद यूज़ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एम्बूबैग ऑक्सीजन डिलीवर करने का ऑपरेटर्स है लेकिन पेशेंट खुद यूज़ नहीं कर पाएगा, वो हेल्थ केयर वर्कर प्रोवाइड करेगा। नेबुलाइजर भी कुछ मेडिसिन डिलीवर करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है अ नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट इन अ प्री ऑपरेटिव period about the use of incentive spirometer, which finding in post operative period indicate that the client is using apparatus effectively। एक नर्स किसी पेशेंट को एजुकेशन दे रही है प्री ऑपरेटिव पीरियड में बिफोर द सर्जरी, और ऐसी कौन सी फाइंडिंग वो नर्स उस पर्सन के अंदर देखेगी आफ्टर द सर्जरी जो नर्स को इंश्योर करेगी कि पेशेंट ने इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज़ प्रॉपर कर रहा है, जिसमें ऑप्शन है ए क्लाउडी स्पुटम, बी शैलो ब्रीथिंग, सी है यूनिलेटरल विजिंग, डी है प्रोडक्टिव कफ। इसका राइट आंसर रहेगा डी यानी कि प्रोडक्टिव कफ। अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर दो चीज़ों को प्रमोट करेगा, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग भी कौन सी? प्रोडक्टिव वाली। सो डी इज द राइट आंसर। यूनिलेटरल विजिंग यानी कि विजिंग मीन्स विस्लिंग साउंड कब आती है? विसल बजाने जैसे साउंड, विस्लिंग साउंड ये कब आती है? जब पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो या ब्लॉक हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उस कंडीशन में। अगर पेशेंट इंसेंटिव स्पायरोमीटर का सही से यूज़ करेगा तो डीप ब्रीथिंग कफिंग होगी और पेशेंट का एयरवे हमेशा क्लियर रहेगा, ना कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा, और ना पेशेंट को विजिंग और विस्लिंग साउंड देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट शैलो ब्रीथिंग, इंसेंटिव स्पायरोमीटर डीप ब्रीथिंग को प्रमोट करता है, ना कि शैलो ब्रीथिंग को। क्लाउडी स्पुटम, जब भी इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करेगा पेशेंट के अंदर कफिंग होगी तो पेशेंट के स्पुटम का कलेक्शन नहीं होगा, स्पुटम का कलेक्शन नहीं होगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा तो जब भी इन्फेक्शन होता है तब क्लाउडी स्पुटम आता है। तो पेशेंट के इन्फेक्शन नहीं है मतलब क्लाउडी स्पुटम नहीं आएगा। सो क्लाउडी स्पुटम तो खुद इन्फेक्शन को इंडिकेट करें, इन्फेक्शन हो रहा है जब स्पुटम कलेक्शन हो रहा है मतलब इंसेंटिव स्पायरोमीटर का सही से यूज नहीं हो रहा है। सो डी प्रोडक्टिव कफ इंडिकेट करता है कि पेशेंट इंसेंटिव स्पायरोमीटर का सही से यूज कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ टर्म पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी रिफर टू सीजर दैट ऑकर्स। ए है विद इन मोमेंट्स ऑफ हेड इंजरी, बी विद इन 7 days ऑफ हेड इंजरी, सी विद इन सेवरल वीक्स टू मंथ आफ्टर अ हेड इंजरी, डी है मैनी ईयर्स आफ्टर अ हेड इंजरी। सो इसका राइट आंसर रहेगा डी, मैनी ईयर्स आफ्टर अ हेड इंजरी। पेशेंट की हेड इंजरी हुई है और इसके कितने टाइम पीरियड बाद अगर सीजर आते तो उस सीजर्स को अपन कहेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी है। तो इसका राइट आंसर है मैनी ईयर्स आफ्टर हेड इंजरी। बहुत सालों बाद भी अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है हेड इंजरी के तो उसको अपन कहेंगे कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी के कारण है। और सीजर और एपिलेप्सी में अपन छोटा सा डिफरेंस देखेंगे कि सीजर क्या होता है। सीजर एक सडन और अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, सडन और अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल, उसको अपन कहते हैं सीजर। और जब यही सीजर के रिपीटेड एपिसोड्स आने लग जाए उसी कंडीशन को अपन कहेंगे इसी कंडीशन को अपन कहेंगे एपिलेप्सी। और सीजर्स के अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो सेंसरी चेंजेस आते हैं जैसे कि ऑरा, जिसमें स्मेल में परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है मोटर चेंजेस आते हैं यानी पेशेंट के मस्कुलर मूवमेंट और एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आते हैं। तीसरा है बिहेवियर चेंजेस, पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। और जो मोटर चेंजेस आते हैं उन्हीं को अपन कहते हैं फिट्स और कन्वल्जन। सो अपन को समझ में आ गया कि सीजर एक सडन और अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और जब इन्हीं सीजर के रिपीटेड एपिसोड्स आने लग जाए तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे एपिलेप्सी। और सीजर के अंदर जो मोटर चेंजेस आते हैं उस कंडीशन को कहेंगे अपन फिट्स और कन्वल्जन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ईटिंग अ पेशेंट विथ cholecystitis experience pain caused by contraction of a gallbladder, what is the mechanism responsible for the cholecystitis का पेशेंट ही यानी कि पेशेंट के गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, वो जब भी खाना खाता है उसके बाद उसको पेन होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। और इसके पीछे कौन से मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। ए है प्रोडक्शन ऑफ बाइल बाय लिवर, बी रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम स्टोमक, सी है प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेटिन बाय ड्यूडेनम, डी है प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियोजाइमिन बाय ड्यूडेनम। इसका राइट आंसर है डी, प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियोजाइमिन और सीसीके बाय ड्यूडेनम। क्या होता है, जब भी स्टोमक कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, वहाँ से रिलीज होता है सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन एक तो स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को, एक करेगा पैंक्रियाज को फॉर देयर सिक्रेशन ताकि डाइजेशन हो सके खाने का। जब सीसीके गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा फॉर रिलीज ऑफ देयर सिक्रेशन। और जब भी गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गॉल ब्लैडर ऑलरेडी इन्फ्लाम्ड है और उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेशेंट को होगा पेन। सो डी, प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियोजाइमिन बाय ड्यूडेनम इज द राइट आंसर। जब भी पेंक्रियोजाइमिन रिलीज होगा ड्यूडेनम उसके कारण पेशेंट को पेन होगा क्योंकि वो स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को और गॉल ब्लैडर होगा कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन्फ्लाम गॉल ब्लैडर है उसके अंदर पेन होगा। सी, ए प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेटिन बाय ड्यूडेनम के अंदर एस सेल होती है, एस सेल रिलीज करती है सिक्रेटिन स्टिमुलेट करेगा एक तो लिवर को, एक करेगा पैंक्रियाज को। इन दोनों से रिलीज होगा बाइकार्बोनेट SCO3- और ये न्यूट्रलाइज करेगा जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टोमक से उसको। सो इनसे पेन नहीं होगा। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है अपने पास, बी ऑप्शन है
रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम स्टोमक, स्टोमक के अंदर जी सेल होती है, जी सेल ये रिलीज करती है गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन रिलीज करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को रिलीज करवाएगा। और HCl क्या करेगा, HCl केमिकल डाइजेशन करेगा फूड का, केमिकल डाइजेशन। और ये एक अपने पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। पेप्सिन फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल बाय लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों अलग ऑर्गन है, बस लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर रहता है, ये इनकी एक समानता, बाकी इससे इनका कोई गॉल ब्लैडर के अंदर पेन होने का कोई रिलेशन नहीं है। ऑल आर सिम्टम ऑफ कॉलीडोकोलिथियासिस एक्सेप्ट, यानी कि बाकी सब सिम्टम कॉलीडोकोलिथियासिस है किसी एक के अलावा। ये ऑप्शन है क्ले कलर स्टूल, बी है येलो कलर स्किन, सी है रेड फॉर्मी ऑफ फ्रूटी यूरिन, डी है गम ब्लीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेड फॉर्मी एंड फ्रूटी यूरिन। अब समझेंगे कि ये कैसे होगा। फर्स्ट है कॉलीडोकोलिथियासिस। कॉलीडोकोलिथियासिस क्या होता है कि CBD यानी कि कॉमन बाइल डक्ट होती है उसके अंदर स्टोन हो जाना, उसी को कहते हैं अपन कॉलीडोकोलिथियासिस। एक छोटे से डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे कि ये लीवर है और यहाँ से आता है कॉमन हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट ये है अपने पास गॉल ब्लैडर जो लीवर के पीछे छिपा रहता है, यहाँ से आ रही है सिस्टिक डक्ट। और जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलती है तो यहाँ पे बनता है CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट, और इसी के अंदर स्टोन होना उसी को कहते हैं अपन कोलिडोकोलिथियासिस, इसी को कहते हैं अपन कोलिडोकोलिथियासिस। ये फर्दर जाके एंटर करेगा पैंक्रियाज के अंदर, जहाँ आएगी पैंक्रिएटिक डक्ट, और जब पैंक्रिएटिक डक्ट और CBD मिलती हैं यहाँ बनाते हैं हिपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट, हिपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट, और ये एंटर करती है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये जनरल अपने एक आइडिया समझ लिया, एक मेंटल इमेज बना दी। इससे अपन आगे के ऑप्शन को समझेंगे। फर्स्ट है क्ले कलर स्टूल। क्ले कलर स्टूल कॉलीडोकोलिथियासिस में क्यों होगा, जब भी CBD में ऑब्स्ट्रक्शन है, CBD के अंदर स्टोन है तो यहाँ से बाइल नहीं आएगा। बाइल के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं बाइल, एक तो होता है बाइल पिगमेंट, दूसरा होता है बाइल सॉल्ट, ये हमेशा याद रखना। बाइल, अब ये याद रखना कि जब भी CBD के अंदर स्टोन होगा तो यहाँ से बाइल पिगमेंट नहीं आएंगे, बाइल पिगमेंट नहीं आएंगे तो गट के अंदर एक्सक्रिएशन बाइल पिगमेंट का नहीं होगा। गट के अंदर बाइल पिगमेंट नहीं आ रहा है, ये जब भी बाइल पिगमेंट और स्टूल मिलते हैं तो बनाते हैं स्टरकोबिलिनोजन, स्टरकोबिलिनोजन। और स्टरकोबिलिनोजन अपने नॉर्मल स्टूल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब स्टरकोबिलिनोजन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में अपन को देखने को मिलेगा क्ले कलर स्टूल, ये हो गया। नेक्स्ट है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है अपने पास येलो स्किन डिस्कलरेशन। अब अपन को पता है कि CBD के अंदर स्टोन है, कॉलीडोकोलिथियासिस हो रखा है, तो पेशेंट के बाइल का एक्सक्रीशन नहीं होगा। जब भी बाइल का एक्सक्रीशन कट में नहीं होगा, बॉडी में बाइल का लेवल बढ़ता जाएगा। जब भी बॉडी में बाइल का लेवल बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट की टिश्यू है उसके अंदर येलोइश डिस्कलरेशन होगा, येलो डिस्कलरेशन होगा। उस कंडीशन को कहेंगे अपन जॉन्डिस। सो येलो स्किन डिस्कलरेशन, बी ऑप्शन येलो डिस्कलरेशन भी अपन को देखने को मिलेगा। सी है रेड फॉमी एंड फ्रूटी यूरिन। रेड फॉमी एंड फ्रूटी यूरिन क्यों नहीं देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। CBD के अंदर स्टोन है, CBD के अंदर स्टोन है यानी कि बाइल सॉल्ट का एक्सक्रिएशन नहीं हो रहा है, बाइल सॉल्ट का एक्सक्रिएशन नहीं हो रहा है। बाइल सॉल्ट का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, बाइल सॉल्ट का लेवल बढ़ेगा, इनका एक्सक्रिएशन होगा किडनी के थ्रू होगा। तो उस कंडीशन में अपन को देखने को मिलेगा ऑरेंज फॉमी एंड फ्रूटी यूरिन। यहाँ पे कलर का ध्यान रखना, ऑरेंज कलर में फॉमी और फ्रूटी यूरिन देखने को मिलेगा, ना कि रेड कलर में। सो इसलिए
तो इसलिए अपन को सी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कोलिडोकोलिथियासिस में। सो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। नेक्स्ट डी ऑप्शन है गम ब्लीडिंग। अब कोलिडोकोलिथियासिस के अंदर गम ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलती है उसको समझते हैं। जब सीबीडी के अंदर स्टोन है तो बाइल सॉल्ट की एंट्री गट के अंदर नहीं होगी। बाइल सॉल्ट की एंट्री नहीं हुई तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। फैट जब भी इमल्सिफाई नहीं होता है तो फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो ए, डी, ई के हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन के का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन के का लेवल डिक्रीज होगा तो ध्यान रखना कि विटामिन के प्रमोट करता है क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को। 2, 7, 9, 10 की डिफिशियंसी होगी उस कंडीशन के पेशेंट को देखने को मिल सकता है गम ब्लीडिंग। सो डी यानी गम ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। रेड फॉर्मी ऑफ फ्रूटी यूरिन सी ऑप्शन ये नहीं देखने को मिलेगा, जबकि पेशेंट को अंदर देखने को मिलेगा ऑरेंज फॉर्मी एंड फ्रूटी यूरिन। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फैक्टर आर एसोसिएटेड विथ मर्फी साइन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, यानी पेशेंट को मर्फी साइन देख रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये है राइट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। मर्फी साइन कौन कौन से फैक्टर से एसोसिएटेड रहेगा। ए है राइट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, बी है राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, सी है राइट कोस्टल मार्जिन, डी है डीप इंस्पायरेशन टू डीप एक्सपायरेशन एंड पेन, ई है डीप एक्सपायरेशन टू डीप इंस्पायरेशन एंड पेन। सो इसके अंदर कौन से राइट होंगे। एक तो होगा राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि एक तो होगा बी ऑप्शन। दूसरा होगा राइट कोस्टल मार्जिन यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट होगा डीप इंस्पायरेशन, ये नहीं होगा। नेक्स्ट होगा डीप एक्सपायरेशन टू डीप इंस्पायरेशन एंड पेन, ई, यानी बी, सी एंड ई इज़ द राइट आंसर। अब ये कैसे होंगे ये अपन एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो मर्फी साइन कैसे असेस करते हैं कि पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन दे देते जिसमें उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं एक्सपायरेशन के लिए। जब भी एक्सपायरेशन करेगा तो पेशेंट का ये डायफ्राम मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। उसके बाद एग्जामिनर यहाँ पे अपने फिंगर इंसर्ट करेगा, इस जगह पे फिंगर इंसर्ट करेगा। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे डीप इनहेलेशन के लिए। जब भी डीप इनहेलेशन करेगा पेशेंट का डायफ्राम मूव करेगा नीचे की तरफ, और जब भी डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो पेशेंट की फिंगर ये भी मूव करेगी डाउनवर्ड की तरफ। तो यहाँ से पेशेंट का जो गॉल ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और जब भी गॉल ब्लैडर के प्रेशर आएगा तो ऑलरेडी पेशेंट की एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, यानी कि पेशेंट के गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, तो पेशेंट के सीवियर पेन होगा और वो उसी टाइम वो इंस्पायरेशन है उसको विथहोल्ड कर लेगा। इस कंडीशन को कहते हैं अपन मर्फी साइन। सो ये आशा करता हूँ ये साइन तो आपको समझ में आया होगा, और इसी के बेस पे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट एंटी ऑप्शन की तरफ देखें तो फर्स्ट है राइट एंटी एक्सिलरी लाइन। सो राइट एंटी एक्सिलरी लाइन कौन सी होगी, ये वाली। सो इससे अपना कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है बी ऑप्शन राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। अब अपन को पता है कि यहाँ पेशेंट की क्लेविकल होती है, तो क्लेविकल का मिड वाला पार्ट राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। सो ये तो एसोसिएशन मर्फी साइन के एसोसिएटेड रहेगी। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। सी है राइट कोस्टल मार्जिन कौन सी होगी, ये रिब्स के नीचे वाला पार्ट जो है कोस्टल मार्जिन, तो ये भी एसोसिएटेड रहेगी। राइट कोस्टल मार्जिन, सी भी राइट रहेगा। डी है डीप इंस्पायरेशन टू डीप एक्सपायरेशन एंड पेन, ये नहीं रहेगा। पहले पेशेंट को एक्सपायरेशन के लिए बोलेंगे उसके बाद डीप इंस्पायरेशन के लिए बोलेंगे। सो डी इज़ द रॉन्ग,
E is the right. Deep expiration followed by deep inspiration. Deep expiration followed by deep inspiration. So E is the right. B, C and E is the right answer. Next question. मर्फी साइन इज a clinical sign to assess. अपन जस्ट पढ़ क्या है मर्फी साइन किसका है? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. मर्फी ट्रायड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मर्फी ट्रायड के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं? फर्स्टली मर्फी ट्रायड किसके अंदर देखने को मिलता है? मर्फी ट्रायड है अपेंडिसाइटिस का. अपेंडिसाइटिस भी कौन सी? एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर. इसके अंदर 3 देखने को, एक तो पेन, दूसरा फीवर, तीसरी वॉमिटिंग. ये मर्फी ट्रायड है. सो ये जॉन्डिस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा मर्फी ट्रायड में. नेक्स्ट. फैक्टर दैट कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन. पेप्सिनोजन टू पेप्सिन कौन कन्वर्ट करता है? बी, HCl. स्टोमक के अंदर होती है जी सेल रिलीज करवाती है गैस्ट्रिन को. गैस्ट्रिन रिलीज करवाता है HCl को. HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और इससे होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन. प्रोटीन ब्रेकडाउन करवाता है पेप्सिन. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है सिक्रेटिन पेंक्रियोजाइमिन आर सिक्रेटेड इन. पेंक्रियोजाइमिन कहाँ सिक्रेट होते हैं? ए, पाइलोरिक रीजन, बी, ड्यूडेनम, सी, इसोफेगस एंड डी, इलियम. तो इसका तो सिंपल सा राइट आंसर है बी. स्टोमक के अंदर रिलीज होता है गैस्ट्रिन. स्टोमक के अंदर रिलीज होता है गैस्ट्रिन. ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होता है सिक्रेटिन एंड CCK और पेंक्रियोजाइमिन. So B is the right answer.